अशोक के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अशोक का धर्म, जिसे अक्सर क्या कहा जाता है, धर्म भी कहा जाता है, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांत पर आधारित एक नैतिक आचरण संहिता थी। मतलब कि अशोक ने जो धर्म का उपदेश दिया था वो एक प्रकार का क्या था, नैतिक आचरण सिद्धांत था कि आदमी क्या करे और क्या नहीं करे, क्या उसकी नैतिकता है, क्या सही है और क्या गलत है। एक जीवन जीने का तरीका उन्होंने बताया था कि समाज में कैसे व्यक्ति शांति के साथ, सद्भाव के साथ और सहनशीलता को बढ़ावा देकर के अपना जीवन यापन कर सकता है। क्योंकि अशोक जो है बहुत आदमियों की हत्या कर चुका था, जैसे कलिंग युद्ध कर चुका था, लाखों लोग मार चुका था, तो उसको यह पता चल गया था कि समाज को इस प्रकार से ऊंचा नहीं उठाया जा सकता, इस प्रकार से विकास नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, जैसे बताए थे कि अहिंसा, सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा का पालन करना है, अहिंसा नहीं करना है, सत्य, हमेशा सत्य बोलना है और ईमानदारी का पालन करना है। दान, तो दान कैसे करना है, उदारता के अनुसार, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई हो सके उसके लिए दान करना है। जरूरतमंदों की क्या करना है, मदद करना है। परोपकार, सबके प्रति क्या करना है, दयालु और सहानुभूति भावना रखना है। सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ होता है कि जितने भी धर्म है सभी धर्मों के प्रति दया भाव बरतना है, सभी धर्मों के प्रति एक भाव रखना है। उन्होंने यह भी बताया था कि माता पिता और गुरुजनों, शिक्षकों का सम्मान करना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। देखिए, अशोक उस समय का शासक जो चंड अशोक कहलाता है, जो लाखों लोगों का हत्यारा है, हत्या किए थे, कई साम्राज्यों को जीता था, उनके विचार कितने अच्छे हैं वो देखिए। ऐसा विचार पूरे वर्ल्ड के किसी शासक में नहीं पाया जाता है। सबका उद्देश्य था सिर्फ नोचना, खसोटना, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को हथियाना, यही उद्देश्य होता था। वही भारत के एक शासक थे अशोक, उनका विचार इतना अच्छा था कि आज के युग में 21वीं शताब्दी में भी ये बिल्कुल पालन करने योग्य है। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, नौकर हो, गरीब हो, सभी के साथ दया के साथ व्यवहार करना है। अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म का प्रचार करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे शिलालेख। जितने भी शिलालेख होते हैं, शिला मतलब पत्थर, पत्थर पर उन्होंने उत्कीर्ण कर करके जितने भी नैतिक संहिता थे उसको खुदवाया और जगह जगह रोड किनारे गाड़ दिए कि ताकि सब लोग पढ़ सके और उसका पालन कर सके। एक होता है धम्म महामात्र, उन्होंने बहुत सारे धम्म महामात्र की नियुक्ति की। इस अधिकारी का काम होता था कि घूम घूम करके लोगों को धर्म का उपदेश बताना और उसे पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। एक मिशनरी, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के अन्य देशों का धर्म प्रचार करने के लिए भी भेजा, जैसे श्रीलंका पर अपने पुत्र और पुत्री को भेजे थे। कौन थे पुत्र और पुत्री, संघमित्रा और महेंद्र। संघमित्रा उसकी बेटी का नाम था और बेटे का नाम था महेंद्र। अशोक के धर्म में भारतीय इतिहास संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इसने लोगों को नैतिक जीवन जीने और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। तो ये जो है 2026 के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना बनी हुई है। चलिए देखते हैं, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त में वर्णन करिए। तो मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन है भाई, तो उसको बहुत सारे बांट सकते हैं मौर्यकालीन जो जानकारी मिलती है। सबसे पहला है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जो है बाहर से जो यात्री आते थे वो लोग भारत के बारे में कुछ ना कुछ लिखा करते थे और लिखने के बाद उन किताबों से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहला अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा, और इसमें हमें मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान मिलता है कि उस समय के समाज में किस प्रकार के राजनीतिक परिदृश्य हुआ करते थे। सेकंड नंबर में इंडिका। इंडिका की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, वो भारत में आया और भारत में आने के बाद उसने भारत के समाज के बारे में विशेष प्रकार से लिखा। तीसरा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में जैसे बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश और अशोक वंश, मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये दीपवंश है
और महावंश है। ये जो है अशोक के समय में जो ग्रंथ थे उनके बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, पुराण में भी मौर्य वंश के राजाओं और शासकों का उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक स्रोत, अशोक के जो शिलालेख है उसे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। इन सभी अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। एक है मौर्यकालीन कला, जो कला और संस्कृति थी, जिसमें सारनाथ का सिंह स्तंभ है, दीदारगंज का यक्षी है। मौर्यकालीन कला संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। उत्खनन, जो उत्खनन हुए हैं उसमें से मौर्यकालीन शहर मिले हैं, इमारत मिले हैं और अन्य अवशेषों से भी हमें मौर्यकालीन के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण जो है यूनान का लेखक आया था, मेगास्थनीज, एरियन आया था और प्लिनी। ये 3 यात्री आए थे जो भारत के मौर्यकालीन साम्राज्य के समय में आए थे। इन्होंने मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में विशेष रूप से लिखा, तो इसकी जानकारी हमें मौर्यकालीन के बारे में मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपलब्धियां हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे पहले उनका उल्लेख है सैन्य विजय। उन्होंने जो सैन्य विजय किए थे, तो सबसे महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धि है पश्चिम के शक क्षत्रपों को पराजित उन्होंने किया था। उन्होंने शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को हराकर पश्चिम भारत को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। इस विजय से गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी तट पर नियंत्रण होगा, जिससे व्यापार और समृद्धि में वृद्धि हो गई। तो सबसे पहला जो चंद्रगुप्त द्वितीय का काम है क्या? सैन्य विजय। किसको हराए थे? तो शक क्षत्रपों को हरा करके और पश्चिम तट पर उन्होंने नियंत्रण प्राप्त किया था, जो पहले किसी राजा ने भी प्राप्त नहीं किया था। दूसरा उन्होंने किया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कई अन्य क्षेत्रों पर जीता, जिससे गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। प्रशासनिक सुधार, तो प्रशासनिक सुधार में एक कुशल और सुसंगठित प्रशासन उन्होंने स्थापना किया। उन्होंने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में अपने अधिकारी नियुक्त किए। सबसे पहली बार चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि अपने राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया और सभी प्रांतों में एक अधिकारी नियुक्ति की, जो उनकी कुशल प्रशासन व्यवस्था को देखने का काम करता था। उन्होंने न्याय व्यवस्था भी लागू की और न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और न्याय संगत होती थी। सांस्कृतिक विकास, तो चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर जैसे विद्वान कवि भी रहते थे। तो देख सकते हैं कि अपने दरबार में जो जितने अच्छे व्यक्तियों को रखता है, वो व्यक्ति क्या होता है? उतना ही प्रसिद्ध और उसका कुशल प्रशासन उतना ही अच्छा होता है। स्थापत्य, उनके शासन काल में कई मंदिर और स्मारकों का निर्माण हुआ, जो गुप्त कला और स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण होते हैं। धार्मिक सहिष्णुता, चंद्रगुप्त द्वितीय धार्मिक रूप से क्या थे? सहिष्णु थे। सहिष्णु का अर्थ क्या होता है? कि सभी धर्मों को एक नजर से देखना, एक भाव रखना, किसी के प्रति ज्यादा न लगाव न कम, न घृणा की भावना। उन्होंने फिर भी हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उन्होंने समान रूप से एक भाव दिखाया। समृद्धि, उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, व्यापार, वाणिज्य और कृषि का विकास हुआ। सोना और चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए, जो आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक थे, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनकी उपलब्धियों ने भारतीय इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवाहन कौन थे? सातवाहन कौन थे और ये कहां से आए थे, इसकी जानकारी बताई गई है। सातवाहन जो है प्राचीन भारत का एक राजवंश था, ठीक है, जिससे लगभग 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक शासन किया। बहुत दिनों तक शासन कर लिया, 230 से 220, लगभग 400 साल तक इसने शासन किया सातवाहनों ने।
उन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अपना शासन स्थापित किया। तो अगर पूछेगा 1 नंबर में फिर इसको पूछा जा सकता है कि सातवाहन जो है किन क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किए थे, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में किए थे। मूल, सातवाहनों का मूल अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि वे अस्थायी दक्कनी लोग थे। सातवाहनों के बारे में ये माना जाता है कि वो दक्कन के ही थे, मतलब दक्षिण साउथ का जो एरिया है वहीं के वो निवासी हुआ करते थे। लेकिन फिर भी ये अज्ञात स्रोत है, कुछ अच्छा से बताया नहीं जा सकता। भाषा, उनकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी, उन्होंने ब्राह्मणी लिपि का उपयोग किया था। धर्म, तो सातवाहन शासकों ने हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण दिया था। इससे यह पता चलता है कि उन्हें हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में लगाव था। उन्होंने कई बौद्ध गुफाओं और स्तूपों का निर्माण भी कराया था। प्रशासन, सातवाहन साम्राज्य के जनपदों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक जनपद का प्रशासन अमात्यों द्वारा किया जाता था। वही उत्तर भारत में देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, प्रांतों में विभाजित किया था, और यहाँ पर जो सातवाहन शासकों ने जो है उसको जनपदों में विभाजित किया था और प्रत्येक जनपदों की देखभाल के लिए एक अमात्य की नियुक्ति किया जाता था। अर्थव्यवस्था, सातवाहन अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित होती थी। उन्होंने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। कला और संस्कृति, तो सातवाहन कला और संस्कृति में भारतीय और विदेशी तत्वों का मिश्रण था। उन्होंने अमरावती कला शैली का विकास किया था। ठीक है, एक नया कला शैली का विकास किया, उसका क्या नाम था, अमरावती शैली। सातवाहन शासक कुछ इस प्रकार से, प्रमुख शासक इस प्रकार से, सबसे पहला शासक था सिमुक, सातवाहन वंश का संस्थापक। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि सातवाहन शासक का संस्थापक कौन था, सिमुक। दूसरा था सातकर्णी प्रथम, जिसने साम्राज्य का विस्तार किया और कई विजय प्राप्त की। दूसरा है गौतमी पुत्र सतकर्णी, सबसे महान सातवाहन शासक था जिसने शक शासकों को हराया और सातवाहन साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया। और नेक्स्ट जो शासक है वो वशिष्ठ पुत्र पुल्लू मावी, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी का उत्तराधिकारी हुआ करता था। सातवाहनों का शासन दक्कन के इतिहास में महत्वपूर्ण काल था। उन्होंने इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि स्थापित की। उनकी कला और संस्कृति का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाजनपद, महाजनपद से क्या समझते हैं, महाजनपद से क्या समझते हैं। तो महाजनपद जो है प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान स्थापित किया गया था, जो 16 शक्तिशाली बड़े राज्यों को के बारे में हम लोग जानते हैं कि उस समय जो है 16 महाजनपद थे और सभी जगह का एक राजा चुना जाता था, और ये राज्य वैदिक काल के छोटे छोटे जनजातीय राज्यों के विकसित हुए थे। महाजनपदों को उदय ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हित किया था, और यही जो है केंद्रीकरण किया, और यही जो है शहरीकरण की शुरुआत जो है महाजनपदों से ही देखने को मिलती है। ये देख लीजिए सारे जो है महाजनपद है। राजनीतिक संरचना, महाजनपदों में राजशाही, राजा द्वारा गणतंत्र, लोगों द्वारा निर्वाचित और शासकों द्वारा शासित दोनों की राजनीतिक संरचनाएं थी। एक यह भी संरचना था कि राजा के द्वारा भी शासन किया जाता था, और दूसरा यह भी मिलता है कि वहां गणतंत्र भी होता था। जैसे वैशाली जो गणतंत्र है वो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र जो है वैशाली है महाजनपद, जहां जनता द्वारा चुन करके शासन चलाया जाता था। क्षेत्रीय विस्तार, महाजनपदों का क्षेत्र जनपदों की तुलना में बहुत बड़ा होता था और उन्हें अपने आसपास के छोटे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। राजधानी, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो आमतौर पर एक किलेबंद शहर के रूप में होती थी। सेना, महाजनपदों के पास एक अस्थायी सेना भी होती थी जिनमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल होते थे। अर्थव्यवस्था, महाजनपदों की अर्थव्यवस्था जो है कृषि, व्यापार और उद्योग पर आधारित होती थी।
अब देख लीजिए वो लिस्ट है महाजनपद उस समय कौन कौन थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। काशी है, कोसल, अंग, मगध, बज्जी, मल, चेदी, बक्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद होते थे जो मुख्य भूमिका जो है समाज के शहरीकरण, केंद्रीकरण और समाज को विकसित करने में, एक गणतंत्र देने में, एक शासन व्यवस्था देने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हो गया।